आज हम बात करने वाले हैं कि ये बायोफ्यूल या जैव ईंधन क्या होता है, क्योंकि ये लगातार न्यूज में रहता है। ठीक है, तो इसी की हम बात करेंगे और इसको जो फायदे हैं, नुकसान हैं, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि दो शब्द से मिलकर बना है बायो और फ्यूल, यानी जैव और ईंधन। जैव मतलब हो जाएगा जीव जंतुओं से बनी हुई चीज, पेड़ पौधे हो सकते हैं या कोई जीव जंतु का अवशेष हो सकता है। ठीक है, तो जैव ईंधन दो शब्द से, जीव जंतु और ईंधन। जीव जंतु का मतलब दो ही चीज हो सकती है, या तो पेड़ पौधों से संबंधित चीजें होंगी या जीवों से संबंधित चीजें होंगी। अब इनके प्रकार की बात करें तो सॉलिड बायोफ्यूल, लिक्विड बायोडीजल और बायोगैस। अभी हाल में बायोडीजल बहुत न्यूज में है, तो इन एक एक के बारे में हम डिटेल से भी बात कर लेंगे। तो सॉलिड बायोफ्यूल, लिक्विड बायोडीजल और बायोगैस, अब इनको हम देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई। जैव ईंधन, जीवों से बना ईंधन। ठीक, जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पौधे या जीवों से मिले हुए ईंधन, जो तरल भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, इनको हम जैव ईंधन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलेगा हमें? या तो पौधों से मिलेगा या जीवों से मिलेगा। जैसे लकड़ी कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। जीवों से क्या मिलता है? गाय, बैल, भैंस, इनके गोबर, वो जीवों से मिलता है। और भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, वो जीवों से मिलते हैं। तो या तो कोई अपशिष्ट जीवों से मिल रहा है या पौधों से मिल रहा है, यानी जीवित चीज से ही मिल रहा है, इसलिए हमने बोल दिया जैव। और ईंधन के लिए उपयोग हो रहा है तो जैव ईंधन। तो ये बेसिक परिभाषा यही है इसकी, जैव ईंधन की। इसके बाद हम बात करें, इससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, पैसे की भी बचत होती है, और इसका फायदा यही है कि पर्यावरण को नुकसान कम, और जो हमारे पास अभी वर्तमान के जो ईंधन है वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हम जैव ईंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्रकार, ठोस, तरल, जैव डीजल और बायोगैस, ये आपको समझने हैं इनकी कि कौन किस प्रकार के। ठोस की हम बात करें, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पौधों से हमें लकड़ी मिल रही है, ठीक है, वो आ जाएगा ठोस में। तरल में इथेनॉल वगैरह, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारे तरल में आ जाएंगे। जैव डीजल में जो हम रतन जोट वगैरह डीजल में जो मिलाते हैं, वो जैव डीजल में। बायोगैस में क्या आ जाएगा? जो हम गैस का प्रोडक्शन करते हैं अपशिष्ट पदार्थों से, वो बायोगैस में आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों, ये चारों जो प्रकार हैं, आप देखो कि सॉलिड बायोफ्यूल में आएगी जो लकड़ी वगैरह, बुरादा हो, घास है, ये सब जो घरेलू अपशिष्ट निकलता है, ठोस कचरा, गोबर, घास, ये सारी चीज़ें आपकी ठोस ईंधन या ठोस जैव ईंधन में आएंगे। इनका सबसे बड़ी बात है कि सीधे तौर पर गर्मी उत्पन्न किनसे? आपने लकड़ी लिया, चूल्हे में लगाई, आपको गर्मी मिल गई। इनकी एक ये भी तरीका है कि इनसे जो गर्मी निकल रही है उससे हम पहले पानी को भाप में बदलें और उस भाप से फिर टरबाइन घुमाएं, इससे भी लाइट प्राप्त होती है। यानी जो आपको हीट मिली लकड़ी के जलाने से, उससे आपने पानी को भाप में बदला और उस भाप को फिर कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो सॉलिड बायोफ्यूल इस तरह से उपयोग होता है। ठीक है, जैसे आपने स्टोव वगैरह या जो लोहे का लोहार वगैरह होते हैं, वहाँ भी आपने भट्टी देखी होगी, लकड़ी का उपयोग करके ही काम किया जाता है। तो ये सब सॉलिड बायोफ्यूल के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऊर्जा जो मिलती है, बहुत कम ऊर्जा मिलती है, ज़्यादातर पोर्शन इसका बर्बाद हो जाता है, या तो कोयला के रूप में या राख के रूप में। मतलब बाई प्रोडक्ट ज़्यादा निकलता है, ऊर्जा इसमें कम निकलती है। थोड़ा सा ठोस जो जैव ईंधन है उसके नुकसान होते हैं, क्योंकि इससे उत्सर्जन ज़्यादा होता है और एनर्जी कम मिलती है। लिक्विड वाले की बात करें, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग हम परिवहन वाहनों में उपयोग करते हैं, गाड़ियों को चलाने में उपयोग किया जाता है। और इसको हम साफ ईंधन भी बोलते हैं। क्यों? ताकि इंजन साफ रहेगा तब तो हम वाहन में इसको बेहतर उपयोग करेंगे। तो लिक्विड वाला सॉलिड से बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि इसको परिवहन करना भी इजी होगा और इससे हमें एनर्जी, सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। जो ऊर्जा है ना, इससे हमें ज़्यादा मिलेगी, तो गाड़ियों को चलाना आसान होगा। और दूसरा, इससे प्रदूषण कम होता है लिक्विड वाले से। तरल में गैस स्थिति के ईंधन को जलाना आसान होता है। कहने का मतलब होता है तरल और गैस ईंधन जो होते हैं, लिक्विड और जो तरल ईंधन होते हैं, इनको जलाना या इंजन में उपयोग करना बहुत आसान है इनके बजाय कि ठोस ईंधन के। तो ये ध्यान रखिए। तो तरल, परिवहन आसान, जलाना आसान, ऊर्जा अधिक मिलती है और ये साफ सुथरा है, बाई प्रोडक्ट कम निकलते हैं, इसलिए हम लिक्विड वाले का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? एक आता है इथेनॉल
और दूसरा है मीथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला देख लो, C2H5OH, और मीथेनॉल का है, ठीक है, CH3OH। तो इथेनॉल और मीथेनॉल ये तरल बायोफ्यूल के उदाहरण हैं। ओके, तो अब एक एक के बारे में थोड़ा सा जान लो। अब जो इथेनॉल होता है इसका हम उपयोग क्या करते हैं, इसका या तो पेट्रोल की जगह इथेनॉल उपयोग कर लेंगे या फिर पेट्रोल में इसको मिला लेंगे। तो पेट्रोल में कितने परसेंट तक अभी देश में अपने मिलाया जा रहा है, लगभग 15% इथेनॉल का पेट्रोल के साथ मिला के पेट्रोल वाली गाड़ियों के इंजन में उपयोग किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तरल जैव ईंधन के अंतर्गत इथेनॉल का। इथेनॉल को पेट्रोल में आप मिलाओगे और गाड़ी पेट्रोल वाले इंजन में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये पर्याप्त है, 27,000 किलोजूल पर किलोग्राम होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान रखना इथेनॉल का कि इसको पेट्रोल में लगभग 15% पेट्रोल इसका और पेट्रोल में दोनों को मिला के हम उपयोग करेंगे। इसके फायदे क्या होगा, सबसे बड़ी फायदे ये है इसका कि इससे जो बाई प्रोडक्ट हैं उनका उत्सर्जन नहीं होता, यानी जो थर्मल एफिशिएंसी है, जो ऊष्मा क्षमता है वो इसकी अधिक होती है। इसको उपयोग करने से गाड़ी ज़्यादा देर तक चल सकती है, इसको बोलते हैं क्षमता अधिक होना। इसको बनाते कैसे हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, चुकंदर है, गन्ना है। अब सबसे बड़ी बात गन्ना, जैसे जो गन्ना मिल है उनमें गन्ने का बहुत सारा बाई प्रोडक्ट, जब जो चीनी बनाते हैं ना, चीनी की जो मिल होती हैं वहाँ पे बहुत सारा कचरा गन्ने का निकलता है, उसी गन्ने से हम इथेनॉल का निर्माण कर लेते हैं और इथेनॉल को हम पेट्रोल में मिला देते हैं। उस पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि जहां आपको 10 लीटर पेट्रोल, मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल आपको चाहिए है एक दिन के लिए, तो 100 लीटर पेट्रोल में आपने 15 लीटर क्या मिला दिया, इथेनॉल मिला दिया। तो 15 लीटर पेट्रोल आपको नहीं चाहिए पड़ेगा और इफिशियंसी उतनी ही रहेगी। तो आपको ध्यान रखना कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं और पेट्रोल वाले इंजन में उपयोग करते हैं। इसका निर्माण गेहूं, मक्का, चुकंदर, गन्ने की खोई, इस तरह से, या बहुत सारी आपने देखा होगा फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फिर उसको फेंक दिया जाता है गोदाम से निकाल के। तो जो खराब फसलें हुई, फसल खराब हुई, अनाज खराब हुआ, उसको हम क्या करें, उससे हम इथेनॉल बनाएं। जब इथेनॉल बना लेंगे उसको पेट्रोल में मिला देंगे तो उसको हम इंजन में उपयोग कर सकते हैं। तो इथेनॉल का उपयोग हो जाएगा। इसी तरह मिथेनॉल, इसको भी हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। मिथेनॉल बनाने के लिए क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट, जो अपन ने देखा होगा नगर पालिका के यहाँ कितना कचरा बदबू आती रहती है, तो उसको क्या करें, उससे हम निर्माण करें मिथेनॉल। उसको छान लें, छानने क्यों, कि उसमें जो धातु होंगी उसको बाहर कर दें, यानी जो शहरों का कचरा निकल रहा है उससे धातुओं को हम अलग कर दें। धातु अलग करने के बाद उसको गैसीफाइड करें, फिर उसमें कैटेलिस्ट का उपयोग करें और इस तरह से जो बनेगी मेथनॉल बनेगी। मेथनॉल का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, मेथनॉल का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के इंजन में उपयोग कर सकते हैं। या तो हम इंजन में इसको क्या करें, सीधे उपयोग कर लें, या फिर से इसको मिक्स करें पेट्रोल में, और पेट्रोल में मिक्स करने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बायोडीजल की। ठीक है, सॉलिड यानी सॉलिड, या आप बोल सकते हैं जो ठोस ईंधन हो गया, तरल ईंधन हो गया। अब बात कर रहे हैं बायोडीजल की, जो सबसे ज़्यादा अभी न्यूज में है। जो डीजल को बनाने के लिए, बायोडीजल को बनाने के लिए वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, सोया, रैपसीड, जेट्रोफा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पाम ऑयल, एल्गी, इन सब का उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनसे हमने निकाला तेल और उसको हम बोलेंगे बायोडीजल। ठीक है, या तो हम उसको जो करते हैं उपयोग कर लेंगे, या एक तरीका ये है कि इसको हम डीजल में मिला देंगे। जो डीजल इंजन से जो गाड़ियां चलती हैं उनके डीजल में हम बायोडीजल को मिला देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, मिथेनॉल, इथेनॉल को हम पेट्रोल वाले इंजन में उपयोग करते थे, तो बायो या जैव डीजल को हमने मिला दिया डीजल में, उपयोग कर लिए। शुद्ध भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, उसमें 100% बायोडीजल के इस्तेमाल की अनुमति है। लेकिन हमारे यहाँ अभी इस लेवल को प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, और हम अभी डीजल के साथ मिला के बायोडीजल का उपयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसका प्रोडक्शन वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, इन सब से, या जो ऑयल होता है फसलों से हो या जानवरों से जो हम निकालते हैं, उसका उपयोग जैव डीजल के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो ठंडे हैं, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। आप जैसे यूरोप के कुछ देशों की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चिपचिपा हो जाता है, ठंडा है
ठंडा होने से कोई चीज़ क्या हो जाती है, थोड़ा सा उसका सरफेस टेंशन कम बढ़ जाता है तो वो चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी होने की वजह से उसमें एक हीटर यानी गर्म करने के लिए, ताकि वो ठंडी ना हो, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ठंडे एरिया में बायोडीजल के लिए हम हीटर का उपयोग करेंगे ताकि वो चिपचिपा ना रहे। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर में बायोगैस। ठोस हो गया, तरल हो गया, अब गैस की बात करते हैं। ठीक है, तो गैस में क्या है, आपने बायोगैस प्लांट सुने होंगे और बहुत समय आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जगह ऐसे भी हैं बायोगैस का उपयोग आजकल मतलब किचन में, रसोई में उपयोग हो रहा है। उससे लाइट भी बन रही है, खाना भी बन रहा है बायोगैस से। तो बायोगैस उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि जो भी आपके एग्रीकल्चर वेस्ट है या आप ऐसे फसलों के जो बचे हुए हिस्सा होते हैं, जैसे चारा हो गया, भूसा हो गया, गोबर हो गया, या आप सब्जियां वगैरह जो घर में बनाते हैं तो किचन में काटते हैं तो जो टुकड़े फेंकते हैं वो सब्जियों का कचरा हो गया। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के कचरा या इंसानों का, जानवरों का मल मूत्र, गोबर, इन सब को क्या करोगे, आपको डिकम्पोज करना है। जब इन सब को आप डिकम्पोज करोगे तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी। तो जो इसकी मुख्य गैस है, जैसे एक क्वेश्चन आता है बहुत सारा एग्जाम में कि जो बायोगैस होते हैं इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी मीथेन का मतलब होता है CH4 और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 और CO2 प्रमुख इसके उत्पाद हैं, किसके, बायोगैस के। लेकिन और भी चीजें निकलती हैं, जैसे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निकलती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब आपको ध्यान रखने वाली चार चीज़ें हो गई। एक तो कि बायोगैस क्या है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट या जीव जंतुओं के कचड़े से या मल मूत्र से या गोबर से बनती है। ऑर्गेनिक वेस्ट को एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इस शब्द का मतलब है, आप इसको ध्यान रखिए, O2 की अब्सेंट में, अब्सेंस रहेगी इसकी ऑक्सीजन की, और उसको फिर डिकम्पोज करोगे। यानी कि एक ऐसा आप चैम्बर बनाओ जिसमें ऑक्सीजन ना जाए। जब ऑक्सीजन ना जाए फिर उसको हीट करो तो उससे जो गैसें निकलेंगी वो बायोगैस होगी। बस आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ये सारा कचरा है इसको जब आप गर्म करोगे जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बायोगैस होगी। और बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, और जो ज़्यादातर न्यूज में रहता है बायोडीजल, उसके बारे में भी हमने बात किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ फिर से एक बार देख लें, इससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ठोस में आपने क्या पढ़ा था, ठोस ईंधन यानी लकड़ी, तरल ईंधन इथेनॉल और मिथेनॉल, जैव डीजल, डीजल में आप जो बना रहे हो जैसे रतन जोट वगैरह या और विभिन्न प्रकार की फसलों से जो आप तेल निकाल रहे हो उसको जो बना रहे हो वो जैव डीजल है। और बायोगैस जो एग्रीकल्चर वेस्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, जो आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो उससे जो गैस निकल रही है, CO2 हो या CH4 हो या N2 हो, उसको आप बोलते हो बायोगैस। तो चार प्रकार के आपके ईंधन हो गए हैं, आपको इनको बेहतर तरीके से करना है। इसके बाद अब बात करेंगे इनके उपयोग, इनकी कुछ उपयोग में कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, इनके कुछ फायदे हैं, नुकसान हैं, उन सबको हम अगले लेसन में बात करेंगे। ठीक है।